जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बीपीएससी की स्टैटिक जी के हम लोग कर रहे हैं। आज अपना जो टॉपिक शुरू होगा वो होगा स्वतंत्रता आंदोलन। तो बिहार से क्या रोल रहा है स्वतंत्रता आंदोलन का, वो सब जानेंगे। पूरी प्लेलिस्ट बनी है, प्लीज़ अच्छे से बिहार के जीको को फॉलो कर लीजिए। बहुत सारे प्रश्न आपको इससे डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। बाकी इसके अगर नोट्स चाहते हैं तो आप इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। कंप्लीट तैयारी बीपीएससी की कर सकते हैं, प्री और मेन्स आंसर राइटिंग सबकी। तो 1857 के विद्रोह से शुरुआत करते हैं। 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ होता है पटना से। और इसका नेतृत्व जो है वो गुरुहट्टा मोहल्ला के पुस्तक विक्रेता होते हैं पीर अली के द्वारा। किसके द्वारा? पीर अली के द्वारा किया गया। पीर अली के नेतृत्व में लगभग 200 विद्रोही जो है मुगल सम्राट बहादुर शाह का झंडा लिए पटना की सड़कों पर निकल पड़ते हैं। मतलब क्योंकि इनका जो नेतृत्व करते हैं वो मुगल सम्राट ही होते हैं। अब जिनका मुकाबला अंग्रेज अधिकारी लायल एवं उसके सैनिकों के साथ होता है। ठीक है। और वहीं बात करें, अगर पीर अली ने लॉयल को गोलियों से भून भी डालते हैं, मार डालते हैं उनको। और इसके बाद पीर अली सहित लगभग 16 विद्रोहियों को गिरफ्तार करके फांसी भी दी जाती है। ठीक है। पीर अली मेन मूवमेंट है यहाँ से जो चलाया था पटना सिटी से। अब इसकी सूचना मिलते ही दानपुरा की जो 3 बटालियनों में विद्रोह भी आरंभ हो जाता है। दानपुर की मतलब दानापुर कह सकते हैं आप एक तरह से, दानापुर की। और 1857 का जो विद्रोह है वो पटना के अलावा सारण, तिरहुत, आरा, शाहाबाद इन सब क्षेत्रों में तेजी से फैलता है। और वही बात करें शाहाबाद जिले की, तो जगदीशपुर स्टेट के वीर राजपूत जमींदार जो होते बाबू कुंवर सिंह, कौन? बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में यहाँ पे विद्रोह प्रारंभ होता है। और वहीं बाबू कुंवर सिंह के सहयोगियों में उनके भाई अमर सिंह होते हैं, उनका भतीजा जो होता है रतभंजन सिंह होता है, निशान सिंह होता है, हरिकुशन सिंह होता है, जयकृष्ण सिंह होते हैं। और शाहाबाद के 4 जमींदार बरन सिंह, जोहन सिंह, ठाकुर दयाल सिंह एवं विश्वेश्वर सिंह, ये सब प्रमुख होते हैं जो इनके साथ लड़ते हैं। और वहीं वीर कुंवर सिंह ने करीब 10,000 सैनिकों के साथ, कितने? 10,000 सैनिकों के साथ आरा की ओर प्रस्थान किया, जिसमें दानापुर छावनी से विद्रोह करके आए सैनिक भी शामिल थे। ठीक है। जो भी दानापुर छावनी से विद्रोह करे सैनिक थे वो भी इनको ज्वाइन करते हैं। और दानापुर के करीब 500 यूरोपीय और सिख सैनिकों को कैप्टन डनबर के नेतृत्व में आरा भेजा जाता है, कैप्टन डनबर के नेतृत्व में। और लेकिन 29-30 जुलाई को उन्हें पराजित होना पड़ता है बाद में। और बंगाल आर्टिलरी जो होती है, जहाँ पे इनके हथियार रखे होते हैं, उसके जो मेजर विंसेंट आयर होते हैं वो 2 अगस्त को बीवीगंज पर आक्रमण कर देते हैं, बीवीगंज पर, और अंग्रेज सैनिकों को छुड़ाने में सफल हो जाते हैं। 12 अगस्त को फिर उसने जगदीशपुर पर कब्जा कर लिया। यही अंग्रेजों ने क्या करते हैं, जगदीशपुर पर कब्जा कर लेते हैं। और कुंवर सिंह ने नाना साहब से मिलकर 26 मार्च 1858 को आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराते हैं। और 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को भी बुरी तरह पराजित करते हैं। और फिर कुंवर सिंह स्वयं इस युद्ध में घायल हुए और 2 दिन पश्चात उनकी फिर मृत्यु भी हो जाती है कुंवर सिंह की। कुंवर सिंह प्रीलिम्स में हर बार पूछा जाता है बिहार से कौन नेतृत्व कर रहा था, ये बहुत ही ज़्यादा रिपीट होता है। अब इस संघर्ष को अमर सिंह ने फिर आगे बढ़ाया और शाहाबाद क्षेत्र पर नियंत्रण कायम करने में फिर वो सफल भी रहे। फिर अंततः 1857 ईस्वी का जो विद्रोह है मुजफ्फरपुर और गया क्षेत्र में भी फैलता है। और मुजफ्फरपुर से यूरोपीय लोगों ने पलायन करना शुरू किया उसके बाद। और वहाँ का जो विद्रोह है, लोटा विद्रोह, ये अभी हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था, लोटा विद्रोह के नाम से विख्यात होता है ना, जो इनको पीतल के लोटे की जगह मिट्टी का देने लगते हैं, जिसे बाद में दबा भी दिया जाता है। अब गया में विद्रोही सैनिकों ने जेल पर हमला करके अनेक विद्रोहियों को भी मुक्त कराते हैं। और नामदार खान, कौन? नामदार खान के नेतृत्व में राजगीर परगना में विद्रोह होता है। राजगीर परगना में इस इलाके में माया सिंह, हैदर अली खान, गुलाम अली खान, ननकू सिंह, फतेह सिंह, ये सब विद्रोह का नेतृत्व करते। कौन कौन? माया सिंह, हैदर अली खान, गुलाम अली खान, ननकू सिंह, फतेह सिंह। अब इस विद्रोह का लगभग पूरे राज्य में ये फैलता है। और यद्यपि मुंगेर का क्षेत्र इस विद्रोह से अछूता था, है ना, मुंगेर तक ये विद्रोह नहीं फैल पाता है, तो ये थोड़ा एक्सेप्शन है, याद रखना। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बिहार में राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने सारे अध्यक्ष, मतलब अधिवेशन कौन कौन से हुए और अध्यक्ष कौन रहा, ये जरूर याद रखना। तो बिहार में जो कांग्रेस का सबसे पहला अधिवेशन होता है 1912 में होता, पटना के बांकीपुर में, पटना के
बांकीपुर में होता है। और फिर ये कांग्रेस का जो होता है 27वां अधिवेशन होता है, बिहार में पहला 1912 में, जो कि ओवरऑल 27वां होता है। इसकी अध्यक्षता जो है रघुनाथ नरसिंह मधोलकर करते हैं, ये जरूर याद रखना। कौन? रघुनाथ नरसिंह मधोलकर। अब इस अधिवेशन के जो महासचिव होते हैं वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। मौलाना मजहरुल हक स्वागत समिति के अध्यक्ष होते हैं, मौलाना मजहरुल हक। और मौलाना मजहरुल हक 1915 ईस्वी में बम्बई में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में भी शामिल होते हैं। फिर 1916 ईस्वी का 31वां कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया जाता है, जिसमें बिहार के प्रतिनिधि के रूप में राजकुमार शुक्ल सम्मिलित होते हैं। अब उन्होंने गांधी जी से चंपारण आने का अनुरोध भी किया होता है, पता होगा आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि राजकुमार शुक्ल गांधी जी को अनुरोध करते हैं कि आइए चंपारण के जो भी इंडिगो वाले वो होते हैं किसान, उनकी समस्याओं को देखिए। अब चंपारण में नील की खेती करने के लिए किसानों को बाध्य किया जाता था, तिनकातिया सिस्टम पढ़ा होगा आपने, जिससे किसानों का शोषण हो रहा था। और 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में बिहार से संबंधित 2 प्रस्ताव भी पारित करे जाते हैं। एक पटना यूनिवर्सिटी बिल आता है, दूसरा चंपारण के नील किसानों एवं उनकी रैयतों के संबंध की जांच से संबंधित आता है। दूसरा फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है 1922 ईस्वी में जो है, अभी तो 1900 कब हुआ देखो, 12 में हुआ, अब होगा 1922 में, 10 साल बाद 37वां अधिवेशन गया में होता है। कहाँ पे होता है? गया में होता है, जिसके अध्यक्ष देश बंधु, जिनको देश बंधु भी बोलते थे, चित्तरंजन दास, जो बाद में स्वराज पार्टी भी बनाते हैं। इस अधिवेशन में यह निर्णय लिया जाता है कि विधायिका का बहिष्कार किया जाएगा और चित्तरंजन दास इस विधेयक में पक्ष नहीं थे, ठीक, मतलब इस विधेयक के पक्ष में नहीं होते। और फिर 1940 ईस्वी में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन होता है, ठीक है। तो आपको कितने याद रखने, फिर से बता रहा हूँ, एक ये 1940 में रामगढ़ वाला, 1922 में गया वाला और 1912, ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब 1940 में जो होता है, इसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद होते हैं। रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस की अंग्रेजों के प्रति समझौतावादी जो नीति थी उसके विरोध में बिहार के किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती एवं सुभाष चंद्र बोस एक सभा भी आयोजित करते कि क्या तुम लोग रिक्वेस्ट वगैरह कर रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है इससे, इतने सालों से कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है ना, तो इसलिए आया था। फिर जो होम रूल सोसाइटी बनी थी एनी बेचन बाल गंगाधर तिलक की, उसका क्या रोल था? तो पटना के बांकीपुर में 16 दिसंबर 1916 को आयोजित एक सभा में होम रूल की स्थापना करी जाती है। अब इसके अध्यक्ष यहाँ से मौलाना मजहरुल हक होते हैं। कौन? मौलाना मजहरुल हक। और उपाध्यक्ष खान बहादुर सरफराज हुसैन, राय बहादुर पूर्णदू नारायण सिन्हा को बनाया जाता है। फिर सचिव के रूप में वैद्यनाथ नारायण सिंह, कौन? वैद्यनाथ नारायण सिंह एवं चंद्रवंशी सहाय को नियुक्त किया जाता है सचिव के रूप में। और पहली सभा में होम रूल के सदस्य रहने वालों में राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद आजम अली, S.A. समी, शंभू नारायण, हरि नारायण प्रसाद, A. सेन, B. बसु, परमेश्वर लाल और श्री कृष्ण सिन्हा रहते हैं। अंततः 18 अप्रैल 1918 को एनी बेसन पटना आती हैं, जिन्हें पूर्णेर्दु नारायण सिन्हा होते हैं उसके भिखाना पहाड़ी स्थित आवास पर उनको रखा जाता है। चंपारण जिले को छोड़कर बिहार में सर्वत्र होम रूल का प्रचार होता है ना, मतलब यहाँ के चंपारण जिले को छोड़ने अगर तो सब जगह इसका प्रचार होगा। एनी बेसन ने 2 बार स्वयं बिहार की यात्रा की तथा आंदोलन को तीव्र करने में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया एनी बेसन ने। अब भैया बिहार का चंपारण मोस्ट फेमस वो आता है 1765 में। देखिए मुगल शासक जो था शाह आलम द्वितीय, उसने बिहार बंगाल की दीवानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है, तो इस समय बिहार का चंपारण क्षेत्र में नील खेती बहुत ज़्यादा होती थी, वहाँ नील की खेती होती थी। चंपारण बेतिया राज्य का हिस्सा था पहली चीज़। और नील के जो 36 अंग्रेज ठेकेदार थे, 23 उनमें से नील व्यापारी ही थे, तो वो तो क्या चाहेंगे भैया, नील की ही खेती हो, है ना। तो इस क्षेत्र में नील की खेती 2 प्रकार से होती थी, एक जीरात की तरह और एक असामी वार की तरह, है ना। असामी वार और जीरात 2 तरह से। अब जीरात क्या होता है? जीरात जो था वो कोठी वालों के कब्जे वाली ज़मीन होती थी, जो भी कोठी वाले कब्जे वाले ज़मीन होती थी उनकी होती थी, जिसमें किसान अपने हल बैल की सहायता से नील बोते थे, लेकिन मजदूरी जो थी बहुत कम ही मिलती थी। और वहीं जो आपकी असामी वार थी उसमें कोठी वाले रैयतों के द्वारा नील की खेती करने की व्यवस्था कराते थे ना, वो खुद ही व्यवस्था कराते थे इसकी। फिर 1867 ईस्वी से पूर्व तक अगर देखें तो रैयतों को 1 बीघा में 5 कट्टा पर नील की खेती करना अनिवार्य बना दिया गया था कि अगर 1 बीघा है तो उसके 5 कट्टे पर नील की खेती ही होगी। लेकिन 1867 में ये नियम बना कि प्रत्येक बीघे में 3 कट्टे पर नील की खेती होगी, है ना, उसको कम करा गया। इसे तिनकातिया प्रणाली कहा गया। तिनकातिया प्रणाली क्या था कि 1 बीघे में 3 कट्टे पर नील की खेती होगी। अब तिनकातिया प्रणाली ही चंपारण के किसानों के जो शोषण था उसका मुख्य कारण थी। अब गांधी जी इसी के खिलाफ मोर्चा भी खोलते हैं। अब किसानों को 1867 ईस्वी के पहले तक 6.5 रुपये प्रति एकड़ नील की खेती के लिए मिलता था। कितना? 6.5 रुपये पर एकड़।
जिसे गोरेले रिपोर्ट के आधार पर 1909 ईस्वी से बढ़ाकर 13.5 रुपये कर दिया गया, मतलब उसको बढ़ाया गया बिजली। चंपारण आंदोलन से पहले भी नील कृषकों ने शोषण के खिलाफ आवाजें उठाई थी, पर 1860 ईस्वी में बंगाल के नील उत्पादकों ने हरीश चंद्र मुखर्जी के नेतृत्व में आंदोलन करते हैं ये लोग, किसके? हरीश चंद्र मुखर्जी के नेतृत्व में। और वहीं 1866 से 1888 के बीच बिहार के दरभंगा और चंपारण के नील उत्पादक विद्रोह करते हैं, और 1889-90 में बंगाल के जैसोर क्षेत्र के नील उत्पादकों ने शोषण के खिलाफ विद्रोह करते हैं। कौन? जैसोर क्षेत्र के जो नील उत्पादक होते हैं। फिर वही चंपारण क्षेत्र में नील की खेती से किसानों के शोषण से संबंधित आवेदन सरकार को दिए जाते हैं कि भैया सरकार शोषण कर रही है, अंग्रेज शोषण कर रहे हैं, इनके भी समस्याओं को सुना जाए। पर 14 अगस्त 1907 को कोठी के रायतों ने एक आवेदन चंपारण के कलेक्टर के पास भी भेजते हैं, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये तो बहुत बाद में मजदूरी बस गांधी जी के पास जाना पड़ता है। फिर बाद में रायतों ने कोठी के लिए नील बोना ही बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से 1960 ईस्वी से कोठी ने किसानों से पानी के लिए 3 रुपये प्रति बीघा रकम वसूलना प्रारंभ कर दिए कि भैया तुम्हें पैसा देना पड़ेगा 3 रुपये प्रति बीघा। अब पैन खर्च इसको कहा गया था। पैन खर्च मतलब जो पानी के लिए पैसा लिया जाता था, ठीक है। पैन खर्च के अतिरिक्त कई प्रकार के किसानों पे और भी टैक्स लगाए गए, जिससे उनकी स्थिति और धीरे धीरे खराब ही होती गई कि जिससे वो नील की खेती करे, इसलिए उनका शोषण करते करते और टैक्स लगाए गए। पैन खर्च लगाया, नहर का पानी सिंचाई के लिए दिया जाता था तो उसके बदले ये कर लिया जाता था 3 रुपये प्रति बीघा। सलामी एक टैक्स लगाया, ये भी प्रति बीघा 3 रुपये की दर से वसूला जाता था। तिनकातिया या लगान कहा जाता था इसे, सालाना, ठीक है, मतलब सलामी था ये। बांध बहरी 1 रुपये माल गुजारी पर 1 आना की दर से लिया जाने वाला कर था। ये 1 रुपये माल गुजारी से 1 आना की दर से। अब जो पैन खर्च की तरह सिंचाई के लिए लिया जाता था, ये भी बांध बहरी। फिर था बेट माफ़ी, ये कृषकों से हल के बदले 3 रुपये सालाना लिया जाने वाला करता है, ठीक है, हल के बदले 3 रुपये सालाना। वहीं बपही पुतही की बात करें तो यह एक तरह का उत्तराधिकार करता जो रैयत के मृत्यु के पश्चात जायदाद हस्तांतरण हेतु उसके वारिस से लिया जाता है कि भैया अगर तुम्हें बपही चाहिए, पुतही चाहिए, मतलब बाप दादा की अगर पुश्तैनी ज़मीनें चाहिए तो तुम्हें उसका भी टैक्स देना पड़ेगा अगर हस्तांतरण कराओगे, समझ लो। मड़वन क्या था? लड़की की शादी के समय कोठी वाले द्वारा 1 रुपये की दर से लिया जाता था। और वहीं सगौड़ा क्या था भैया? सगौड़ा ये किसी विधवा की सगाई 5 रुपये की दर से वसूल किया जाता था, है ना। विधवा की सगाई 5 रुपये की दर से वसूल किया जाता था। फिर कोलुआन क्या था भैया? अब कोलुआन जो था वो तेल और ईख की पिराई के लिए कोलू रखने वाले जितने थे 1 रुपये की दर से उनसे टैक्स लिया जाता था। चूल्हियावान क्या था? इस क्षेत्र में हल्दी का उत्पादन जो अधिक मात्रा में होता था। अब हल्दी को उबालने के लिए रखे जाने वाले जो चूल्हे थे उन पे 1 रुपये की दर से टैक्स लगता था, चूल्हियावान। बाट छापी एक टैक्स था, ये कर जो था दूध और तेल बेचने वाले दुकानदारों से लिया जाता था 1 रुपये की दर से। बेचाई क्या था? अनाज बेचने वाले दुकानदारों से 1 रुपये की दर से वसूला जाता था। हथियाई क्या था? कोठी वाले हाथी खरीदने के लिए किसानों से ये कर वसूलते थे, जिसे हथियाई कहा जाता था, ठीक है। हथियाई क्या था? कोठी वाले हाथी खरीदने के लिए। हवाई क्या था? यह कर रैयतों को कोठी वालों की बीमारी के खर्च के लिए देना पड़ता था, ठीक है। रैयतों तो कोठी वालों की अगर बीमारी हो जाती तो वो आपको देना पड़ेगा। आमदी सलामी, कोई अधिकारी अथवा सरकारी व्यक्ति जब किसी गांव में जाता था तब रैयत को प्रति व्यक्ति 1 रुपये की दर से सलामी कर देना पड़ता था, ठीक है। अब सरिदावन आता है। सरिदावन, अभी जो सरिदावन है ये कर माल गुजारी की रसीद के साथ 1 आना प्रति रसीद की दर से वसूला जाता था, 1 आना प्रति रसीद की दर से, ठीक है, सरिदावन। तो ये थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टैक्सेस जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे से इसको कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दूसरी चीज़ें और आपको मैं महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। जल्दी ये खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग इसकी ज्योग्राफी भी देखेंगे। अच्छे से इसको